गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए आज जो ठंडी है, हम लोग गर्म इलाके के रहने वाले लोग हैं और ठंडी आज बड़ा सता रही है और हम आज टोपी ओपी भी अच्छे से पहन कर आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए मंजिलें क्या हैं, मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, हौसला हो तो फासला क्या है। इसी के साथ हम लोग आज शुरू करेंगे साइंस का, जो जीव विज्ञान का बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जो कि आपके जीरो लेवल से शुरू करते हुए हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक छोड़ेंगे। और इसमें कक्षा 10 का जो बोर्ड पेपर एग्जाम चल रहा है उसके लिए ये बहुत ही सूटेबल क्लास रहने वाली है। इससे परीक्षा में लगभग जितने क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट बताएंगे सभी फंसने वाले हैं 2026 के एग्जाम में। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये आप लोग जिस हिसाब से किशोरावस्था में रहते हैं बहुत सारी गलतियां होती हैं, उससे क्या है कि उबरने के लिए, उससे कुछ सीखने के लिए ये चैप्टर ज्यादा आपको मायने भी रखता है। देखिए इसमें दो भाग में बांटा गया है। जनन जनन को दो भाग में बांटा गया है। पहला कि अलैंगिक जनन और दूसरा क्या है, लैंगिक जनन, ठीक है। तो इसको हम, ये सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या सिलेबस आने वाला है या पढ़ना क्या है, आप लोग इस सिलेबस को बारी बारी से हम बता रहे हैं, नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए सिलेबस हमारा रहने वाला है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, पढ़ना है हमको विखंडन। क्या पढ़ता है, विखंडन पढ़ना है। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला द्विविखंडन और दूसरा बहुविखंडन। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मुकुलन। क्या पढ़ना है, मुकुलन। तीसरा जो पढ़ना है अलैंगिक जनन में खंडन पढ़ना है। चौथा पढ़ना है हम लोगों को बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है, इसको पढ़ना है। फिर कायिक प्रबंधन द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है, इसको पढ़ना है। ये कायिक प्रबंधन ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग आते हैं कि कायिक प्रवर्धन द्वारा ये कितने प्रकार में बांटे गए हैं। तो ये दो प्रकार में बांटे गए हैं। पहला जो होता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कृत्रिम में आप लोग अंतर स्पष्ट करना चाहते हैं तो प्राकृतिक मतलब भगवान, जो चीज ईश्वर से हमें मिली हुई है, ठीक है, उसी को प्राकृतिक कहते हैं। और कृत्रिम किसको कहते हैं, मानव यहाँ पे सर्च करता रहता है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से रहन सहन के हिसाब से अपनी खोज करता है, उसको कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन क्या होता है आगे हम बताएंगे, पहले आप लोग सिलेबस समझ लीजिए। देखिए जो कृत्रिम कायिक जनन होता है इसमें क्या होता है, कलम लगाना। क्या होता है, पहला कलम लगाना, दूसरा दाब लगाना, तीसरा खूंटी बांधना, चौथा क्या है पैबंद लगाना या रोपण करना। ये सब किसके भाग है, कृत्रिम कायिक जनन। अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में पढ़ने वाले हैं क्या, पहला मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है और पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। देखिए पहले हम लोग मानव में पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, उसके बाद पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, ठीक है। क्या होता है देखिए, नर जनन तंत्र में जो पढ़ना है वृषण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, वृषण के बारे में। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, वृषण, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। शुक्राणु से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। शिश्न से भी क्वेश्चन बनते हैं। सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां क्या होती है, प्रोटेस्ट ग्रंथियां और काउपर ग्रंथियां, ठीक है। अब इसी में जो मानव जनन में ये लैंगिक जनन है, इसी में हम स्त्री जनन तंत्र में क्या पढ़ेंगे। देखिए स्त्री जनन तंत्र में पढ़ेंगे हम लोग पहला अंडाशय। क्या पढ़ेंगे, अंडाशय। और दूसरा पढ़ेंगे अंडवाहिनियां के बारे में, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गर्भाशय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गर्भाशय से क्वेश्चन बनता है। चौथा योनि, योनि से भी क्वेश्चन बनता है। स्त्री जनन तंत्र में योनि का कार्य, देखिए इस बिजली से हमको यही सीख मिलती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इस बिजली वाले को क्या ही कर दिया जाए, ठीक है, ठंडी में। तो देखिए ये योनि के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सहायक ग्रंथियां। क्या पढ़ेंगे, सहायक ग्रंथियां। तो ये 6 नहीं, ये 5वां है, ये सहायक ग्रंथियां के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो लैंगिक जनन होता है ये पौधों में कैसे होता है, तो सुनिए पौधों में भी दो प्रकार के होते हैं, एक नर एक मादा। तो नर भाग वाले में देखिए पढ़ेंगे पुतंतु, क्या पढ़ेंगे पुतंतु। दूसरा पढ़ेंगे परागकोश, क्या पढ़ेंगे परागकोश। और तीसरा पढ़ेंगे योजी, योनि नहीं होता है, ये योजी ही होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके नर भाग में क्या पढ़ेंगे योजी, क्योंकि जो योनि होती है नर भाग में नहीं होती, मादा भाग में होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पुष्प का जो मादा जनन भाग है इसमें क्या है अंडाशय, क्या है अंडाशय। और दूसरा है वर्तिका, क्या पढ़ना है वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। और देखिए पढ़ना क्या है, कुछ सिलेबस हैं जो कि ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको भी अभी लिख लीजिए आपको क्या पढ़ना है इस दिशा में। देखिए जो आपको प्रश्न बनेंगे ये इतना तो बनेंगे ही, एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि जनन स्वास्थ्य से, जनन स्वास्थ्य, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे बनेंगे। और एक क्वेश्चन बनेंगे परिवार नियोजन से, परिवार नियोजन से कि आपको नियोजन करने के लिए क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, कौन सी दवा प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, गर्भाशय रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सब चीजों को क्या है पढ़ना है। तो आप सिलेबस क्या करिए एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन के डिफिनीशन की ओर। और ये जब जनन स्वास्थ्य हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज और छूट रही है, हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एड्स कैसे होता है, एड्स के बचाव संरक्षण के उपाय क्या है। तो ये भी क्या रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। देखिए ये है हमारे साइंस के बच्चे, जो सामने दिख रहे हैं ये है हमारे साइंस के बच्चे, और जिनमें है कई मेन फीचर, जिनमें है कई मेन एंड वुमेन फीचर। और ताकत उनकी इतनी सुपर है, ताकत उनकी इतनी सुपर है कि चाहे तो उठा दें ये स्कूटर, चाहे तो ये उठा दें स्कूटर। इसी बात पे हम लोग देखिए शुरू करेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए आप लोग भी समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं, जनन का मेन उद्देश्य है अगली पीढ़ी, अगली संतान उत्पत्ति, ठीक है, कैसे हो। और देखिए इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं आप लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए, आप लोग अच्छे हैं लिख लीजिए। देखिए जीवन की कड़ी को बनाए रखने के लिए, जीवन की कड़ी को बनाए रखने के लिए, जीवन की कड़ी को बनाए रखने के लिए तथा करोड़ों वर्षों से, तथा करोड़ों वर्षों के लिए, वर्षों से, जीवन के करोड़ों वर्षों से प्राप्त, जीवन के करोड़ों वर्षों से प्राप्त हुई आनुवंशिक सामग्री, प्राप्त हुई आनुवंशिक सामग्री, आनुवंशिक सामग्री को आगे की पीढ़ियों में, को आगे की पीढ़ियों में, आगे की पीढ़ियों में भेजने के लिए, भेजने के लिए जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर चली गई है तो जीव क्या कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, तभी गए, ठीक है।
तो आप इस परिभाषा को पहले लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं अलैंगिक और लैंगिक जनन। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं। अब जीव जनन दो प्रकार के होते हैं, पहला जो अलैंगिक जनन है और दूसरा लैंगिक जनन है। देखिए इनमें अंतर क्या होता है। अलैंगिक जनन क्या होते हैं कि इसमें दो जीव की भागीदारी रहेगी। जैसे मान लीजिए ये आपके मम्मी हैं, ये आपके पापा, बात समझ रहे हैं, ये मम्मी पापा हैं, दो लोगों की भागीदारी से ये आयुष टपका है। कौन टपका है? आयुष। तो जब आयुष की उत्पत्ति हुई है ये दो लोगों की वजह से हुई है, एक मम्मी और एक पापा। अगर इसमें से एक लोग भी नहीं रहेंगे तो जीव की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, मतलब आयुष धरती पर नहीं आ पाएगी, अगली संतान इनको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ये तो समझने के लिए था, आप मनोरंजन के साथ पढ़ते रहिए, कोई दिल पर बात नहीं लेगा। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन में दो जीवों की भागीदारी होती है। देखिए अलैंगिक जनन में दो जीवों की भागीदारी होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए मानव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मानव पक्षी और जंतु इत्यादि, ये सब अलैंगिक जनन में होता है। ठीक है, इनको जानते हो बोला क्या जाता है? सेक्सुअल, इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारा आपका ये जो एग्जाम्पल रहा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे कहां पे? लैंगिक जनन पे, कि लैंगिक जनन क्या होता है। ये तो उल्टा हो गया जी। देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन में हम लोगों को क्या पड़ती है? दो जीवों की भागीदारी होती है। और आप लोग मम्मी पापा को समझे ही हैं, आयुष को समझे ही हैं। तो देखिए मानव पक्षी जंतु क्या होते हैं? ये इसके भाग होते हैं। अब हम लोग दूसरा जो पढ़ेंगे अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन, इसके देखिए क्या होता है कि इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? अकेले ही अपने जैसी संतान को जन्म देना। देखिए अकेले, वे जीव जो अकेले ही अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करता है अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बात होती है कि सर कैसे ये हो गया, अपने से कैसे करेगा जीव का उत्पत्ति? तो देखिए इसमें एग्जाम्पल की मदद ले लीजिए। एक होता है अमीबा, एग्जाम्पल, एक होता है अमीबा और दूसरा होता है हाइड्रा। दूसरा क्या होता है? हाइड्रा। देखिए अमीबा में क्या होता है कि अमीबा पहले बनता है इस प्रकार से, मान लीजिए कहीं से भी, ये अमीबा हो गया। क्या हो गया? अमीबा। अब ये क्या करता है कि दो भाग में बढ़ता है जब, तो दो भाग में टूट जाता है। ठीक है, तो टूटेगा तो ऐसे ऐसे टूट जाता है, बात समझ रहे हैं? तो ये अपने से संतान की उत्पत्ति हो गई, ये बढ़ गया। अब देखिए एक हाइड्रा होता है, एक क्या होता है? हाइड्रा। तो ये भी क्या करेगा? इसका घिंचाव होता है। इसका क्या होता है? इस हाइड्रा को दो भाग में जब करेंगे तो एक ऐसे टूटेगा और एक ऐसे छोटा छोटा टूट जाएगा।
तो ये भी अपना क्या करता है, संतान उत्पत्ति करता है। इसमें अकेले ही अपने जैसे संतान की उत्पत्ति हो जाती है। नोट कर लीजिए, चित्र भी बना लीजिए। देखिए हम लोग पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विखंडन। एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विखंडन। देखिए एक कोशिकीय और एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है उसमें दो पार्ट में बटा था, एक द्विखंडन एक बहुखंडन। तो इसको मैं बताने से पहले आप लोग जान लीजिए कि विखंडन क्या होता है। देखिए विखंडन की जब परिभाषा होगी जब कोई जीव दो से अधिक भागों में टूट जाए। यहाँ देखिए ये कंपल्सरी हम विखंडन को परिभाषित कर रहे हैं कि कोई जीव दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं, विखंडन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मैं एक कोशिकीय जीव में पढ़ाया था इसमें, ठीक है, इसमें पढ़ाया था एक तो पहला बताया था द्विखंडन। क्या बताया था? द्विखंडन। और दूसरा जो बताया था बहुखंडन। क्या बताया था? दूसरा बहुखंडन। तो इसमें समझिए पहले द्विखंडन क्या होता है। जब भी जीव दो भागों में विखंडन न हो या विखंडित न हो, जब कोई जीव जब भी कोई जीव दो भागों में विखंडित नहीं होता है, द्विविखंडन कहलाता है। जैसे देखिए समझिए इसको, एक आपके पास है अमीबा, एग्जाम्पल में एक हो गया अमीबा। क्या हो गया जी? अमीबा। और दूसरा क्या हो गया? पहला देखिए अमीबा हो गया और जो दूसरे की बात हो गई ये हो जाएगा आपका लेशमानिया। क्या हो गया? लेशमानिया। ये क्या है? द्विविखंडन के रूप हैं लेशमानिया। ये देखिए आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ देगा कि द्विविखंडन के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आपको अमीबा और लेशमानिया याद रहना चाहिए। अमीबा मैं बताया था अभी, अमीबा का विखंडन कहीं से भी हो सकता है। देखिए ये अमीबा है, अमीबा का चित्र मैं अभी कुछ देर पहले भी बताया था। तो देखिए अमीबा को जब हम क्या करेंगे, विखंडित करेंगे। मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक, ये क्या है? अमीबा। इसका जब विखंडन करेंगे तो ये क्या करेगा? कहीं से भी इसका विखंडन हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पे जो परिभाषा है ध्यान से देखिए, यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, जब कोई जीव दो भागों में विखंडित होता है तो द्विखंडन कहलाता है। जैसे अमीबा लेशमानिया, पहला देखिए अमीबा बना रहे हैं, दो भागों में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। ये क्या होता है कि दो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर भी एक चित्र बना लीजिए। ठीक है, दो भागों में बटा के नहीं बता, आसानी से बांटा जा सकता है। उसके बाद लेशमानिया के बारे में देखें। लेशमानिया ये होता है यहाँ से, ये लेशमानिया है। क्या है? लेशमानिया। और लेशमानिया में विखंडन कहीं से भी किया जा सकता है। लेशमानिया में भी विखंडन कहीं से भी किया जाता है, कोई जरूरी नहीं कि इसके जैसा पार्ट निकले। तो आप क्या करिए, इसको भी दो भागों में बांट लीजिए। ठीक है, दोनों को चित्र को बना लीजिए, अच्छे से चित्र बना लीजिए। देखिए अब समस्याओं का हल निकालना चाहिए।
अब समस्याओं का हल निकालना चाहिए और हर छात्र को वैज्ञानिक बनाना चाहिए, हर छात्र को वैज्ञानिक बनाना चाहिए। देखिए आप लोग जाने कि लेशमानिया में विखंडन कहीं से भी होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुखंडन के बारे में। बहुखंडन, देखिए बहुखंडन क्या कहलाता है। बहुखंडन अनेक भागों में जीवों का विखंडन होता है। इसमें क्या होता है, अनेक भागों में जीवों का विखंडन होता है, जीवों का विखंडन होता है। जैसे मलेरिया परजीवी, जैसे मलेरिया परजीवी, या इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो जो ये होता है बेटा, तो इसको देखो, इसकी संरचना कैसे बनती है। इसकी संरचना आप लोग क्या करेंगे कि एक अच्छी सी संरचना बना लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या करिएगा, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम विकसित कर दीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका मलेरिया परजीवी या प्लाज्मा, ठीक है। इसको बना लीजिए आप, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। मेहनत से लकीरें बनती हैं, मेहनत से लकीरें बनती हैं, मेहनत से तकदीरें बनती हैं। मेहनत से लकीरें बनती हैं, मेहनत से तकदीरें संवरती हैं, मुश्किलों का हल मिलता है। मेहनत करने से ही मुश्किलों का हल मिलता है, मेहनत से ही सफलता का कमल खिलता है, मेहनत से ही सफलता का कमल खिलता है। इसी का अनुसरण करते हुए हम लोग बहुखंडन को समझ लिए। अब पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे बहुकोशिकी जीवों में अलैंगिक जनन कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसको समझेंगे। देखिए आप लोग, हम लोग पढ़ते हैं बहुकोशिकी जीव में अलैंगिक जनन। बहुकोशिकी जीव में अलैंगिक जनन। देखिए इसको हम कई पार्टों द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए पार्ट में बांटते हैं जीवों को, ठीक है। और पहला लिखिए खंडन विधि, पहला लिखिए, पहला खंडन विधि, खंडन विधि। दूसरा लिखिए मुकुलन विधि, मुकुलन। तीसरा लिखिए पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, या इसी को कहा जाता है पुनर्जनन, या इसी को कहा जाता है एक जीव टूटकर नए जीव बनाएंगे, एक जीव टूटकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। देखिए जो पुनरुद्भवन होता है, इसका मतलब होता है पुनर्जन्म, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक जीव टूटकर नए जीवों का निर्माण करते हैं, उसे पुनर्जन्म कहा जाता है। और पुनर्जनन, सॉरी। और नेक्स्ट तीसरा प्रकार है हमारा बीजाणु जनन। क्या है, बीजाणु जनन। और चौथा कायिक बीजाणु जनन का मतलब ये बीजाणुओं द्वारा होगा। और एक हम बता रहे हैं आपको क्या है, कायिक लिखवाए भी हैं आप लोग पीछे सिलेबस में। कायिक क्या लिखवाए थे जी, कायिक प्रवर्धन,
प्रवर्धन। ये किस किस प्रकार से होता है ये भी लिखवाए थे, 2 प्रकार से होता है ना, प्राकृतिक और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, आप लोग देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे क्या कि खंडन विधि द्वारा, सीधी बात है कि देखो खंडन विधि इसका नाम है तो खंड करेंगे इसका, और हम लोग पहला पढ़ते हैं खंडन विधि द्वारा, तो हम लोग इसके डिफिनीशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए देखिए एक घर में 3 लोग रहते हैं, एक घर में 3 लोग रहते हैं, एक लंगड़ा है, एक बहरा है और एक गूंगा है। एक घर में 3 लोग रहते हैं, पहला लंगड़ा, दूसरा लूला, बहरा काना। देखिए क्या होता है कि एक घर में 3 लोग रहते हैं, पहला जो लड़का होता है लंगड़ा होता है, और जो दूसरा लड़का होता है ये अंधा होता है, और जो तीसरा लड़का होता है ये बहरा होता है। एक घर में 3 लोग रहते हैं, लंगड़ा, बहरा, अंधा। अब होता क्या है कि ये लोग जाते हैं, इनकी माताजी इनसे कहती हैं कि 50 किलो आटा जाके पिसा कर घर में रख देना है। तो बताइए इनमें से कौन लड़का जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका क्या करिएगा, जवाब दीजिएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे खंडन विधि क्यों। देखिए खंडन विधि क्या होती है, इसको इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके, इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके, जीव पूर्ण वृद्धि करके, पूर्ण वृद्धि करके 2 या 2 से अधिक खंडों में, 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है, इसके बाद टूट जाता है, इसके बाद टूट जाता है, इसके बाद प्रत्येक खंड पूर्ण वृद्धि करके, इसके बाद प्रत्येक खंड पूर्ण वृद्धि करके, पूर्ण वृद्धि करके, प्रत्येक खंड पूर्ण वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेता है, पूर्ण जीव बना लेता है। देखिए इसके बाद प्रत्येक खंड पूर्ण वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेता है। जैसे हम लोग खंडन विधि का एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, इसको बोला जाता है स्पाइरोगोरस, स्पाइरोगोरस। ये देखिए पूर्ण वृद्धि में रहता है स्पाइरोगोरस। ये देखिए इसकी संरचना जो होती है ऐसी होती है, इसकी संरचना ऐसी होती है। ये जब 2 भागों में टूटता है तो देखिए ऐसे टूटता है, पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। देखिए मुकुलन विधि है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बडिंग। क्या कहा जाता है? बडिंग। देखिए बडिंग को हम लोग कैसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बडिंग क्या होता है, इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार उत्पन्न होता है।
जो जनन कोशिका होगी उस पर क्या होता है, एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने मातृ कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप का निर्माण कर लेता है या बना लेता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल एक होता है हाइड्रा, मुकुलन क्या होता है, हाइड्रा होता है, हाइड्रा, और एक होता है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट आदि। देखिए जैसे हाइड्रा का हम कैसे चित्र बना लेते हैं, इसका चित्र देखिए। हाइड्रा अभी कुछ पिछले बार भी बनाए थे। ये आपका क्या है, हाइड्रा है। और इधर क्या हो रहा है, इधर जो बन रहा है ये मुकुलन है। क्या है, मुकुल, मुकुल है। और ये जो बन रही है इधर मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका। और ये पूरा हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कीजिए। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं। और जो मेरे छात्रों के पास नहीं है, और जो मेरे छात्रों के पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं, उसे दिमाग कहते हैं। आप लोग क्या करिए कि थोड़ा सा सहारा बुक का भी लेकर इस चित्र का अच्छे से निर्माण कीजिए और बडिंग को पूर्ण होने में सहायता कीजिए, जल्दी कीजिए। देखिए हम लोग पढ़ेंगे पुनरुद्ध भवन, पुनर्जनन के बारे में। देखिए ये होता क्या है कि इसको हम कह सकते हैं कि इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में जब कोई जीव किसी कारणवश, जब कोई जीव किसी कारणवश, किसी कारणवश, इस विधि में जब कोई जीव किसी कारणवश कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो वह प्रत्येक नींव, तो वह प्रत्येक नए, प्रत्येक नए जीव के रूप में, जीव के रूप में विकसित हो जाता है, जीव के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा और प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। देखिए आपसे उदाहरण, ये जो हम उदाहरण पढ़ा रहे हैं, ये ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि पूछता है कि ऐसे पुनर्जनन वाले दो जीवों का नाम बताइए, तो आप हाइड्रा और प्लेनेरिया बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि अभी हम चित्र बना रहे हैं प्लेनेरिया का। किसका, पहले हाइड्रा का ही बना लो, हाइड्रा। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए ये हाइड्रा है, और इसको हम कई पार्ट में क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बांट सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे इसको कई पार्ट में क्या हो सकता है कि बांटा जा सकता है।
तो आप लोग चित्र अपने हिसाब से बना लीजिएगा, टाइम का अभाव है इसलिए चित्र ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग हाइड्रा बना लीजिएगा। उसके बाद एक है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया तो इसको भी बना लीजिए, प्लेनेरिया। हम केवल जल्दी जल्दी ये कर दे रहे हैं कि आपको हाइड्रा और प्लेनेरिया कैसा होता है इस बारे में जानते रहिए, ठीक है। ये है आपका क्या, प्लेनेरिया, और इसको भी कई खंडों में क्या हो सकता है, बांटा जा सकता है, ठीक है। तो आप प्लेनेरिया का भी चित्र बना लीजिएगा, लीजिए। ये प्लेनेरिया है और ये हाइड्रा है जो कि पुनर्जनन होता है। इसमें होता क्या है कि ये कुछ समय बाद कुछ टुकड़ों में बट जाता है, और जब वो बढ़ता है तो नए हाइड्रा और नए प्लेनेरिया का रूप ले लेता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। सुनिए, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, आप अपनी आदतें बदलकर अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये कथन था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, और ये कथन आपका किसका है, सिद्धू सर का। देखिए, तो बीजाणु जनन स्पोर फॉर्मेशन है, और स्पोर फॉर्मेशन हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में, इस प्रकार के अलैंगिक, इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन, इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जीव से कुछ, इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जीव से कुछ बीजाणु विकसित होकर विकसित होकर वातावरण में बिखर जाते हैं, वातावरण में बिखर जाते हैं, वातावरण में बिखर जाते हैं, जो नए जीव के रूप में विकसित होते हैं, जो नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, जो नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। यह सामान्य रूप से कवक में भी होते हैं, ये सामान्य रूप से कवक में, यह सामान्य रूप से कवक में होते हैं। जैसे आप राइजोपोष इत्यादि, जैसे राइजोपस, ठीक है। राइजोपस का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, इसमें बीजाणु दिखा सकते हैं कैसे होता है। यहाँ आप मुकुलन, ठीक है। ये जो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, बीजाणु, ठीक है। नोट कीजिए, राइजोपस नोट कर लीजिए।
देखिए इसमें है क्या, कह रहा है कि देखिए इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में, मैं अलैंगिक प्रजनन बताया हूं कि जिसमें एक ही लोग क्या करेंगे, प्रजनन कर देंगे, ठीक है। जैसे जीव से कुछ बीजाणु विकसित होकर वातावरण में बिखर जाते हैं, जो नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। यहाँ देखिए ये जो है ना जीव राइजोपस है, ये देखिए यहाँ से छटेंगे सब, ठीक है, और जब कहाँ जाएंगे, यहाँ वातावरण में बिखर जाएंगे तो उसी को क्या कहेंगे, बीजाणु कहेंगे। क्या कहेंगे, बीजाणु, स्पोर, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप अच्छे से। चलिए कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर आप समय समय पर थोड़ा इंटरटेनमेंट करते रहिए, गाना वाना सुनाते रहिए, हम सुना रहे हैं। गाना वैसे तो हमको आता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। शिव जी से ही शुरू करते हैं, ठीक है। शिव शंभु सा निराला कोई देवता नहीं है, ऐसा है डमरू वाला कोई देवता नहीं है। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए पढ़ेंगे क्या, कायिक जनन। क्या पढ़ेंगे, कायिक जनन। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव है या प्रोपगेटिव कह सकते हैं। तो इसको देखिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए होता क्या है, पौधों के कोमल भाग, पौधों के कोमल भाग, पौधों के कोमल भाग, इसको कोमल भाग को ही कहते हैं कायिक भाग। क्या कहा जाता है, कायिक भाग। पौधों के कोमल भाग से नई संतति प्राप्त करने की, से नई संतति प्राप्त करने की, नई संतति प्राप्त करने की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेटिव कहते हैं। देखिए ये दो भागों में बढ़ता है, एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जो पौधों के कोमल भाग से नई संतति प्राप्त करने की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। जैसे हम अगर कह लें कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए पादपों में स्वतः मतलब अपने से, पादपों में स्वतः होने वाले कायिक पादपों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे
जड़, तना, पत्ती आदि द्वारा हो सकता है। यह जड़, तना, पत्ती आदि द्वारा हो सकता है। ठीक है, ये जड़, तना, पत्ती आदि द्वारा भी हो सकता है। तो ये रहा हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और हम लोग जब नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह क्लास को देखते रहिए, मेहनत करिए। कि जड़ द्वारा हम क्या क्या खाते हैं, देखिए जड़ों द्वारा। पहले तो ये प्राकृतिक कायिक जो प्रवर्धन था, इसमें पुदीना था। क्या था? पुदीना। और था शकरकंद। क्या था बेटा? शकरकंद। ठीक है, ये तो आपका जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन था उसके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन देखिए पूछता है एग्जाम में कभी कभी कि जड़ ऐसा कौन सा आप कह सकते हैं कि वेजिटेबल है या खाने वाला पदार्थ है जिसका जड़ हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो एक इसके लिए ट्रिक आता है। ट्रिक है बेटा मुर्गा चूस। ठीक है, मुर्गा चूस है। तो जो मुर्गा चूस है ये जो रहेगा ये बड़ा सा रहेगा। क्या रहेगा? बड़ा सा रहेगा। तो आप लोग बहुत मुर्गा पे विशेष ध्यान देते हैं। देखिए म से क्या होता है? मुंह से मूली। मुंह से क्या होता है? और ग से क्या होता है? गाजर। चू से क्या होता है? चुकंदर। और स से क्या होता है? शकरकंद। शकरकंद या शलजम या शलजम। तो इसका देखिए हम लोग खाते क्या है बेटा? जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? तो आप कभी भी मूली को ये मत कर दीजिएगा तना वाला। ठीक है, मूली क्या है? जड़। गाजर क्या है? जड़। चुकंदर क्या है? शकरकंद शलजम क्या है? जड़। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन देखिए जो कायिक प्रवर्धन में प्राकृतिक द्वारा है, पत्ती द्वारा देखिए क्या है? पत्ती द्वारा। तो इसको भी समझने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए क्या है, लिखते रहिए, समय कम है। देखिए पुदीना, सॉरी, घाव पत्ता। घाव पत्ता, ब्रायोफिलम। 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 और एक आता है बिगोनिया। क्या है? बिगोनिया। ये सब बेटा प्राकृतिक प्रवर्धन द्वारा क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इत्यादि कर लेना। अब बात आती है कि तनों द्वारा। तनों द्वारा। ठीक है, देखिए तनों द्वारा जो होता है ये आलू होता है। आलू, अदरक, ये प्राकृतिक प्रवर्धन है। अदरक, आलू, अदरक और जलकुंभी। जलकुंभी, जलकुंभी आदि। देखिए बात को समझना है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि आलू, आलू जो होता है जैसे कि आप खाने वाले अगर तने में भी जोड़ेंगे, अभी तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें खाने वाला कभी पूछ देगा कि हम क्या क्या तना खाते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जैसे कि मैं अभी बताया था। क्या बताया था जी? हद कर दी। इसका ट्रिक मैं बताया था। हद कर दिया। हद कर दी। हद कर दी आपने। तो इसका क्या हो जाएगा? ह मतलब हल्दी। ह से, ह से हल्दी। हल्दी। क से केसर। और इसका क्या हो जाएगा? अदरक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? आ से
आ से क्या हो जाएगा आलू और प से प्याज हो जाएगा, प से प्याज। तो इतना क्या है कि ये हम तनों को खाते हैं, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो मेरा विचार किया कि इसी में इसको पढ़ा दिया जाए कि आप लोग कभी भी एग्जाम में भूले नहीं। तो आप इसको कर लीजिए, जल्दी कीजिए। देखिए याद रखिए कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता, याद रखिए कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता, और कोई भी देश विदेश नहीं होता, और कोई भी देश विदेश नहीं होता। तो इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को। सुनिए, देखिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन देखिए मानव द्वारा, थोड़ा नोट कीजिए इसको, मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से, मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम कृत्रिम ढंग से, कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को, किए गए कायिक जनन को, कायिक जनन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख सकते हैं आप, जैसे गन्ना, गन्ना जैसे गन्ना, गुड़हल, गुड़हल, गुलाब, गुलाब, अंगूर इत्यादि, इति धनाति बराबर इत्यादि। देखिए चित्र भी बना लीजिए आप, चित्र भी बना लीजिए। देखिए ये गन्ना, गुड़हल, गुलाब, अंगूर ये जो होते हैं इनके कायिक प्रवर्धन है। तो आप लोग चित्र क्या करिएगा, बना लीजिएगा, अच्छे से बनाइए। उसके बाद मैं एक आप लोगों को गुलाब का भी फूल दिखा दे रहा हूँ। देखिए ऐसा ही गुलाब होता है, ठीक है, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए गुलाब का फूल है, ऐसा फूल बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और गुड़हल का भी बना लीजिएगा, और गन्ना तो आप लोग देखे ही हैं, बनाने की विशेष जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से चित्र बनाइए। देखिए हम लोग समझते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। ये होता क्या है, देखिए कैसे इसका निर्माण होता है। देखिए सभी लोग थोड़ा सा पेन डाउन करके देखिए, एक नर युग्मक है, नर युग्मक, ठीक है। नर जानते हैं ना, ठीक है, पुरुष, इसको समझते रहिए। देखिए इसमें एक चीज है कि पौधों में, पौधों में और किसमें होता है, जंतु में। यही हम लोगों को पढ़ना भी है, एनिमल एंड पादप, पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, जंतुओं में, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि यहां से जो निकलते हैं ये परागकण निकलते हैं, पौधों से क्या निकलते हैं जी, पराग कण। और जो जंतुओं से निकलते हैं ये निकलते हैं, जो हम नर की बात कर रहे हैं, तो मेल जो रिप्रेजेंट करता है ये करता है शुक्राणु। क्या करता है, शुक्राणु, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि मादा युग्मक जो होती है, मादा युग्मक,
ठीक है। अब बात होगी मादा युग्मक की, तो यहां से जो निकलता है अंडाणु या अंड कहते हैं, क्या कहते हैं, अंड। अब ये दोनों मिलकर करते क्या है बेटा कि युग्मनज जाइकोट का। चलिए देखिए, हम लोगों का जो आप लोग कह रहे हैं बेटा कि छूट गया था निषेचन की परिभाषा, सर आप नहीं लिखवाए थे, लेकिन हम समझाए जरूर थे। देखिए परिभाषा पे बल देते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। जब तक नर और मादा, ठीक है, ये क्या करेंगे, उनका मिलन, संलयन मतलब क्या होता है, मिलन, जब तक नहीं होगा निषेचन नहीं होगा, ठीक है। निषेचन की क्रिया ही मिलन होती है, ठीक है। अब देखिए निषेचन का अर्थ क्या होता है, निषेचन का अर्थ होता है गर्भधारण, ठीक है। गर्भधारण अगर किसी महिला का हो गया तो समझिए कि फर्टिलाइजेशन हुआ है, निषेचन हुआ है, तभी हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ चल रहे हैं, निषेचन की क्रिया में शुक्राणु, शुक्राणु कहाँ, पुरुष में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं जी, पुरुष में। और अंडाणु, अंडाणु क्या होते हैं, महिला में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, के भीतर प्रवेश करते हैं, बात समझ रहे हैं। उसके बाद शुक्राणु तथा अंडाणु के कंद्रक, ठीक है, आपस में संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो वही क्या होता है कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो पुष्प में क्या परिवर्तन हुए, तो देखिए पुष्प में होने वाले, पुष्प में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए जब पुष्प में होने वाले परिवर्तन होंगे, वो कौन कौन से होंगे परिवर्तन, इस बारे में बात करिए। देखिए पहले पुष्प में क्या पाया जाता है बेटा, पुष्प में पाया जाता है वाह दल पुंज, क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम पुष्प के पार्ट्स को लिख दे रहे हैं और पार्ट्स पे असर क्या क्या होता है इस बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है, आसानी से समझ लेंगे आप। वाह दल, उसके बाद क्या होता है, आप लोग बोलिएगा मत ना, दल। तीसरा क्या होता है जी, पुंकेसर, पुंकेसर। चौथा क्या होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। पांचवा क्या होता है, वर्तिका। छठवां क्या होता है, ये मेन पार्ट्स है पुष्प के, तो उनपे असर क्या होता है बता रहे हैं। उसके बाद अंडाशय। सातवां क्या होता है बेटा, ये होता है अंडाशय की भित्ति, अंडाशय की भित्ति। उसके बाद जो आठवां होता है ये होता है बीजांड, क्या होता है, बीजांड। नौवां क्या होता है, ठीक है, इतना ही आप लोग समझिए। इन पर असर क्या पड़ते हैं निषेचन के बाद, ठीक है। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे। देखिए क्या होता है कि वाह दल मुरझा कर गिर जाते हैं, वाह दल क्या होते हैं, ये बेटा मुरझा कर गिर जाते हैं। निषेचन के बाद जो वाह दल होते हैं मुरझा कर गिर जाते हैं। और क्या होता है इनमें कि टमाटर, बैगन, रस भरी मिर्च आदि में फलों के साथ लगे रहते हैं। ये लेकिन होता क्या कि टमाटर, बैगन, टमाटर, बैगन, रस भरी मिर्च आदि जैसे, आदि जैसे फलों के साथ लगे रहते हैं, ठीक है, फलों के साथ लगे रहते हैं। देखिए है क्या, वायु दल को समझिए,
जब निषेचन की क्रिया फर्टिलाइजेशन होती है तो वह दल क्या होते हैं कि मुरझा कर गिर जाते हैं, लेकिन टमाटर, बैगन, रस भरी मिर्च आदि जैसे क्या होते हैं फल, इनके साथ क्या रहते हैं, लगे रहते हैं। अब देखिए दल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो वाय दल पे प्रभाव पड़ा, दल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दल पे ये प्रभाव पड़ेगा कि ये मुरझा कर गिर जाएंगे, मुरझा कर गिर जाते हैं। बात समझ में आई। तीसरा पुंकेसर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पुंकेसर झड़ जाते हैं, ठीक है। पुंकेसर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पुंकेसर झड़ जाते हैं। मैं निषेचन में बताया था, देखिए ये जो पुंकेसर वाला शुक्राणु है ये क्या होता है, झड़ जाता है, ठीक है। कहां प्रवेश कर जाता है, स्त्री वाले अंडाणु के भीतर क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। बात समझ रहे हैं। तो ये पुंकेसर क्या होंगे, झड़ जाएंगे। वर्तिकाग्र देखिए क्या होता है, वर्तिकाग्र, जो वर्तिकाग्र होती है ये सूख जाती है, मैं बताया था ना एक लिंगी और उभय लिंगी में भी कि जो ये वर्तिकाग्र तक पराग कण होते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन निषेचन जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये वर्तिकाग्र क्या होती हैं, सूख जाती हैं, क्या होती हैं, सूख जाती हैं। आगे देखिए वर्तिका क्या होती है, वर्तिका मुरझा जाती है, मुरझा जाती है। नेक्स्ट अंडाशय पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये अंडाशय जो होता है ये फल में बदल जाता है, फल में बदल जाता, ठीक है। नेक्स्ट अंडाशय की भित्ति क्या होती है, ये फल भित्ति में बदल जाती है, फल फल भित्ति में बदल जाती है। नेक्स्ट बीजांड, ये बीज में परिवर्तन हो जाता है, बीजांड का क्या होता है, बीज में परिवर्तन हो जाता है। तो ये नोट कर लीजिए कि जब निषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं, इनके बारे में जो मेन परिवर्तन थे आप लोगों को क्या किए, हम विस्तृत रूप से जानकारी दे दिए, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे परागण, पोलिनेशन तथा निषेचन, फर्टिलाइजेशन में अंतर। एक तरफ क्या है, परागण है, पोलिनेशन, और एक तरफ क्या है, निषेचन है, फर्टिलाइजेशन। देखिए दोनों की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, अंतर पला तो यही हो जाएगा। जैसे देखिए पराग कोशों में बने परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, पहुंचते हैं तो क्या होता है, परागकण होता है, ये परिभाषा थी, मैं लिख लिया। और निषेचन क्या है, नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्म होता है, जो कि अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जस्ट सेकेंड। अब आइए दूसरा नंबर क्या अंतर होगा, अंतर ये होगा परागण में कि पर परागण के लिए अनेक प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है, पर परागण के लिए अनेक साधन, अनेक साधन या कह सकते हैं माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल में आप कर लीजिए, जैसे वायु, जल, वायु जल, कीट, पतंग, आप कह सकते हैं चिड़िया आदि आदि। और इसमें क्या होता है, दूसरा नंबर निषेचन में वह क्रिया पराग नलिका के, वह क्रिया
पराग नलिका के अंडाशय तथा अंत में अंडाशय तथा अंत में बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद वह क्रिया पराग नलिका के अंडाशय तथा अंत में बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद होती है अतः इसे साधन की आवश्यकता नहीं होती है। साधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। उसके बाद तीसरा नंबर यह क्रिया पहले होनी आवश्यक है। परागकण की जो क्रिया होती है पहले होनी आवश्यक होती है। और चौथा इसमें तीसरा नंबर जो है यह क्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती। यह क्रिया निषेचन की क्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए।
सबसे पहले होता क्या है कि परागण, ठीक है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि परागण होता क्या है, ठीक है, डिफिनीशन आप परागण या कह सकते हैं पोलिनेशन। देखिए पराग कण का पराग कोश से निकलकर, ध्यान से सुनिएगा, पराग कण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है, इस डिफिनीशन को आप समझे। बाकी देखिए है क्या कि ये जो परागण है जो दो प्रकार के होते हैं, परागण दो प्रकार के होते हैं। देखिए परागण जब दो प्रकार के होंगे तो देखिए होंगे क्या कि एक जो प्रकार होगा स्वपरागण होगा, क्या होगा, स्वपरागण, और दूसरा जो होगा, दूसरा प्रकार इसका, ये तो पहला प्रकार हो गया, दूसरा जो टाइप होगा ये परपरागण। देखिए बात को समझिए आप, परागण दो प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है स्वपरागण और दूसरा क्या होता है परपरागण। देखिए जो समझदार स्टूडेंट है वो बात को समझेगा कि स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब और पर मतलब दूसरा, पर मतलब, तो आइए समझते हैं हम लोग। देखिए होता क्या है कि एक पुष्प के परागकण, ये जो होंगे यहां पे ध्यान से समझना है, एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के क्या होते हैं परागकण, उसी पुष्प के, ध्यान से सुनिएगा, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के क्या होते हैं, किस पर गिरेंगे, वर्तिकाग्र पर, किस पर गिरेंगे, पुष्प के वर्तिकाग्र, इसको क्या है, ये चिपचिपा जो भाग होता है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। तो ध्यान से समझिए, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है तो उसको कहते हैं स्वपरागण, क्या कहते हैं। लेकिन पर परागण में होता क्या है कि देखिए क्या होगा कि भिन्न भिन्न दो पुष्प होंगे, एक पुष्प का क्या होगा परागकण, क्या होगा, ये दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचेगा, ये चिपचिपा भाग है, तो उसको क्या कहेंगे, पर परागण। बात समझ में आ गई। तो ये आप लोग चित्र बना लीजिए, ये दो पुष्प हैं, दो पुष्प, और ये एक पुष्प है, कौन सा पुष्प है, एक पुष्प है, और मैं स्वपरागण और पर परागण का क्या करता हूं कि आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूं कि कौन कौन से पुष्प आते हैं। तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखिए एक सदाबहार होता है, क्या होता है, लिखिए जल्दी जल्दी, सदाबहार, और दूसरा क्या है पैंजी, क्या होता है जी, पैंजी, ये सब पुष्प का नाम है। और एक होता है गुल मेहंदी, गुल मेहंदी, गुल मेहंदी के बाद एक होता है मूंगफली, क्या होता है, मूंगफली। और नेक्स्ट आप लोग कह सकते हैं एक होता है मूंगफली के बाद खट्टी बूटी, खट्टी बूटी, ये क्या है बेटा, स्वपरागण होते हैं, ठीक है, स्वयं परागण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ये हो गया आपका, कह सकते हैं आप पर परागण में, ठीक है, तो इसका जो होता है सूरजमुखी, जैसे सूरजमुखी, दूसरा जो है कीट
वायु, जल, पक्षी, अथवा जंतु। ये क्या होते हैं बेटा कि कीट वायु, जल और पक्षी के माध्यम से, जंतु के माध्यम से ये क्या करते हैं कि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। तो साधन देखिए यही विकसित होता है। ठीक है, तो ये आप क्या करिए, नोट कर लीजिए और आसानी से आप डिफिनीशन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नोट कीजिए। तो देखिए कीट परागण के थोड़ा उदाहरण लिख लीजिए आप, कौन कौन से कीट हैं उनको लिख लीजिए। तो जो कीट हैं ये सूरजमुखी, सूरजमुखी, और एक होता है कीट द्वारा गेंदा का फूल होता है, कौन सा, गेंदा का। और एक होता है बेटा जो होता है साल्विया होता है, क्या होता है, साल्विया। ये क्या होते हैं कि कीट देखे हैं आप लोग, कीट कीट क्या करते हैं कि परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य कर देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कीट द्वारा क्या करते हैं, परागण। अब वायु द्वारा कौन कौन से होता है, देखो मक्का में, मक्का, गेहूं, बाजरा, मक्का, गेहूं, बाजरा, धान, और कर सकते हैं घासों में भी क्या होता है, वायु, घासों में भी क्या होता है, वायु परागण होता है। ठीक है, नेक्स्ट घोंघो द्वारा परागण लिख लीजिए, घोंघो। ठीक है, इसमें लिख लीजिए कदम्ब, कदम का पुष्प आप लोग देखे होंगे, कदम नहीं, कदम इसमें नहीं रहेगा। आप लोग एक काम करिए, ये घोंघो द्वारा जो परागण होगा ये होगा आपका आर्किडस, ठीक है, ये क्या होगा, आर्किडस जो होगा ये घोंघो द्वारा परागण होगा। ठीक है, आगे जब बात आएगी तो आप कर लीजिए गिलहरी व चिड़ियों द्वारा। देखते हैं ना, गिलहरी भी करती है ये काम, गिलहरी और चिड़ियों द्वारा लिख लीजिए, गिलहरी व चिड़ियों द्वारा। देखिए इसमें आप करेंगे क्या, गिलहरी व चिड़ियों द्वारा में आप करेंगे जैसे सेमल, सेमल का पुष्प, सेमल का पुष्प, और आम, आम का और बबूल का। आप कभी कभी आम को ही देखिएगा कि आप अपने घर में कभी कभी खा कर भी नहीं फेंकते हैं, पता नहीं कहां से आम क्या होता है उस जगह पे जम जाता है कि नहीं जम जाता है। तो आप कहेंगे कि आश्चर्यजनक है, ये कहां से आम आ गया यहाँ पे। तो ये करती क्या है, गिलहरी और चिड़ियों द्वारा क्या होता है, लाकर उसके बीजाणु को क्या किया जाता है, रख दिया जाता है, वो मिट्टी में मिलकर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए एक तो जो होता है चमगादड़ द्वारा, चमगादड़ द्वारा लिखिए चमगादड़ द्वारा। देखिए ये क्या करते हैं, कौन कौन से पुष्प होते हैं, कदम्ब होते हैं व कचनार होते हैं, कदम्ब का पुष्प और कचनार का पुष्प। देखिए ये जो चमगादड़ होते हैं ये एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में पूछ दे, तो आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्व परागण एवं पर परागण में अंतर। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन और इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। आप लोग मतलब समझ गए होंगे, इसको हम डिफाइन भी किए थे। देखिए पहले समझिए बात को, स्व परागण क्या होता है, एक ही पुष्प में या एक ही पौधों के बीच होता है ये स्व परागण। ठीक है,
दूसरा है दो अलग अलग पौधों पर लगे पुष्पों के बीच होता है। ठीक है, इसमें दो पुष्प की आवश्यकता होती है और इसमें एक ही पुष्प एक ही पौधे की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर, किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है सेल्फ पोलिनेशन में। ठीक है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है पराग कणों के दूसरे पुष्प पर पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोगों के लिए साधन है, बाइक है, कार है, रेल है, वायु है, सॉरी वायु में जहाज वाज है और जल में भी जहाज है, जाने के लिए है, पुल बना है, आप लोगों के लिए साधन उपलब्ध है। उसी तरह परागकण को वर्तिकाग्र तक दूसरे पौधे के पहुंचाने के लिए एक साधन बना है। जैसे वायु के माध्यम से हवा चल रही है, उसका वर्तिकाग्र पुंकेसर का टूट के गया दूसरे पौधे पर। ठीक है, दूसरा जल के माध्यम से, तीसरा कीट के माध्यम से, कीट बैठेंगे वहां से उठाएंगे और लाकर वर्तिकाग्र के पास क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जंतु की आवश्यकता होती है, बात समझ रहे हैं। तीसरा नंबर जो है स्वपरागण के लिए एक पुष्प के पुमंग तथा जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं। देखिए बात को सुनिए, स्वपरागण में पुमंग और जायांग दोनों ही एक साथ क्या होंगे, विकसित होंगे या कहते हैं परिपक्व होते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही पुष्प के पुमंग व जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं ताकि स्वपरागण न हो सके। बात समझ रहे हैं, जब एक ही साथ होंगे तो ये तो स्वपरागण हो जाएगा, जब अलग अलग समय पर होंगे तब न पर परागण होगा जी। ठीक है, आगे चौथा, स्वपरागण वाले पुष्प छोटे तथा कम आकर्षक होते हैं और इनमें मकरकंद नहीं होता। देखिए बात समझिए, जो पुष्प छोटे होते हैं, दिखने में थोड़ा आकर्षित हम लोगों को नहीं करते हैं, वहीं देखेंगे ध्यान से स्वपरागण में पाए जाते हैं। जैसे मैं बताया था ना, पैंजी, गुड़हल, और क्या बताया था, सदाबहार, मूंगफली और खट्टी बूटी और गुल मेहंदी, सॉरी गुड़हल नहीं, गुल मेहंदी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर पे, पर परागण के लिए पुष्प चटकीले रंग के होते हैं। बात समझ रहे हैं, चटकीले रंग के मतलब आकर्षक होंगे, हमको देखने में सुंदर लगेंगे और इनमें मकरकंद होता है। इनमें मकरकंद नहीं होता है, इनमें मकरकंद होता है। तो हर परीक्षा एक अवसर है, हर परीक्षा एक अवसर है जो डट जाए, हर परीक्षा एक अवसर है जो डट जाए वही सफल है, वही सफल है। तो आप लोग इसमें सफल हो सकते हैं स्वपरागण और पर परागण में। ठीक है, ये अंतर था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग समझते हैं स्वपरागण एवं पर परागण से लाभ व हानि। देखिए पहले हम लोग लाभ पढ़ते हैं। लाभ का मीनिंग जो होता है एडवांटेज होता है, तो एडवांटेज सेल्फ पोलिनेशन और इधर क्या होगा, एडवांटेज क्रॉस पोलिनेशन को। दोनों का हम लोग लाभ पढ़ेंगे कि स्वपरागण और पर परागण से लाभ क्या होता है। देखिए पहला लाभ क्या होता है स्वपरागण से, स्वपरागण के लिए किसी वाय माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरी प्रजाति जाति की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ती स्वपरागण में। नेक्स्ट दूसरा है, कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए विशेष उपक्रमों जैसे रंग, गंध या मकरकंद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है स्वपरागण में। नेक्स्ट है, स्वपरागण द्वारा पैतृक गुणों को बनाए रखा जाता है। स्वपरागण द्वारा पैतृक गुणों को क्या किया जाता है, बनाए रखा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पोलिनेशन को, एडवांटेज को, इसके लाभ के बारे में। तो देखिए पर परागण से बीजों की नई नई अधिक उन्नत जातियां उत्पन्न होती हैं। ये क्या होती हैं कि जब अलग अलग पौधों से जब या फूलों से फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, नई नई प्रजातियां क्या होती हैं, विकसित होती हैं। नेक्स्ट दूसरा है, पर परागण के फल स्वरूप बने बीज स्वस्थ होते हैं। ये क्या होते हैं कि जो इसके द्वारा बीज होंगे वो बहुत ही स्वस्थ होंगे। तीसरा, कृत्रिम पर परागण से रोग अवरोध क्षमता युक्त जातियां तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, चौथा है, पौधों में नया लक्षण का समावेश होता है। बात समझ रहे हैं, ये हमारे एडवांटेज है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस
एडवांटेज के बारे में, ठीक है। तो अभी तुरंत पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए डिसएडवांटेज हम लोग पढ़ेंगे हानियों के बारे में, स्वपरागण और परपरागण की हानियों के बारे में समझते हैं। देखिए क्या होता है कि स्वपरागण जो होता है से बने बीजों से उत्पन्न पौधे दुर्बल होते हैं। देखो जो अपने से परागकण जो क्या करेंगे वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे स्वयं, उनके जो पौधे होंगे विकसित होंगे ना वो दुर्बल होंगे। तो ये एक कारण वहीं स्थान पर रहेंगे, आपका कोई विकास नहीं हो पाएगा। वहीं काम पौधे के साथ होता है। इसका देखिए पर परागण का जो डिसएडवांटेज है, हानि है, क्या है कि पर परागण के लिए पुष्पों को वायु साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं जैसा बताया कि वायु साधन वायु था, जल था, ये सब डिसएडवांटेज है। किसी की जरूरत पड़ती है तो उसके हम सहारे रह जाते हैं। क्या होता है, उसके सहारे रह जाते हैं। दूसरा, अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं। इसका जब तक अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न नहीं होगा तब तक हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, कीट के माध्यम से ये क्या करेगा, जा नहीं पाएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा है रंग गंध। रंग क्योंकि चटकीला होता है, चमकीला मतलब दिखने में सुंदर लगे। रंग गंध व मकरकंद उत्पन्न करने में काफी भोजन सामग्री व्यय करनी पड़ती है। इसका जो होता है, इसको चमकीला बनाने में, सुंदर बनाने में बहुत ज्यादा आप क्या करेंगे, खाद देंगे कि नहीं देंगे। तो वही कह रहा है कि भोजन सामग्री की व्यय करनी पड़ती है, आवश्यकता ज्यादा होती है। चौथा होता है जाति की शुद्धता नहीं रह जाती। अब इनमें क्या होता है, एक ही जाति के पुष्प तो होंगे नहीं, अलग अलग पुष्प हैं, तो जो उसका बच्चा होगा वो तो अलग जाति का ना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका डिसएडवांटेज। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप ठीक है जा सकते हैं। देखिए एक सॉन्ग बहुत इस समय ट्रेंड में चल रहा है, तो किरिस का गाना सुनेगा रे? दिल न दिया, दिल न दिया तो बोलो ना किया, ले बेटा आकी दुनिया, दुनिया में भी अगर ले बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। देखिए एक सॉन्ग बहुत इस समय ट्रेंड में चल रहा है, तो किरिस का गाना सुनेगा रे? दिल न दिया, दिल न दिया तो बोलो ना किया, ले बेटा आकी दुनिया, दुनिया में भी अगर ले बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। चलिए हम लोग अंतर समझते हैं, अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक एक तरफ, दूसरी तरफ लैंगिक जनन। अलैंगिक को बोलते हैं असेक्सुअल और लैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, अंतर को स्पष्ट करेंगे। चलिए पहला अंतर यह है कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक में क्या होता है, इसमें केवल एक ही, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। भाग लेता है, पर जो लैंगिक सेक्सुअल है इसमें दो जनक भाग लेते हैं। इसमें दो जनक भाग लेते हैं। ठीक है, ये तो रहा पहला बेटा। हरे राम हरे राम। दूसरा, ठीक है, दूसरा ये है कि युग्मनज नहीं बनता है। अलैंगिक जनन में युग्मनज
नहीं बनता है। लेकिन जो लैंगिक जनन में होता है, इसमें अगुणित युग्मकों के अगुणित, इसमें दूसरा है अगुणित युग्मकों के अगुणित युग्मकों के मिलन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। ये तो हो गया आपका दूसरा अंतर। अब हम लोग तीसरे अंतर की ओर बढ़ेंगे। पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है। पैतृक, इसमें तीसरा अंतर है पैतृक कोशिकाओं से पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है। और इसमें क्या है, तीसरा में युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। ये तो आपका क्या हो गया, तीसरा अंतर था, नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे चौथे अंतर की तरफ। चौथा अंतर है यह जनन केवल असूत्री, यह जनन केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं। अगुणित युग्मक नहीं बनते। ये तो आपका हो गया चौथा अंतर, इसमें भी नोट कर लीजिए। चौथा क्या कि यह जनन में अर्धसूत्री विभाजन, यह जनन में अर्धसूत्री विभाजन, यह जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अगुणित युग्मक नहीं बनता है, और इसमें क्या होता है, इसमें अगुणित युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा पांचवा अंतर, नोट कीजिए। इस विधि द्वारा इसमें जनन कम समय में
कम समय में अलैंगिक जनन द्वारा जनन संभव है, सॉरी कम समय में वह तेजी से हो सकता है, वह तेजी से हो सकता है, लेकिन इसमें लैंगिक जनन में, इस विधि द्वारा जनन में, इस विधि द्वारा जनन में अधिक समय लगता है, अधिक समय क्या करता है, लगता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि पांचवा अंतर भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे छठवें अंतर की तरफ। देखिए इनमें बहुत ही कम विभिन्नताएं पाई जाती है, इनमें बहुत ही कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और इनमें क्या हो रहा है कि अधिक विभिन्नताएं, इसमें अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती। लास्ट 7वां नंबर बस नोट कर लीजिए, एक ठो और लिखवा देते हैं आप लोगों को कि नई किस्में विकसित नहीं हो सकती। और लैंगिक में क्या होता है बेटा कि नई किस्में विकसित नहीं हो सकती हैं, इसमें नए लक्षण या किस्में विकसित होती हैं, विकसित होती हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और लैंगिक और लैंगिक जनन में